नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 11 बज चुके हैं, बल्कि 11:20 होने वाले हैं। बहुत हद तक स्थितियां साफ हो चुकी हैं और वैसे तो हमारे बहुत सारे सहयोगी सुबह 8 बजे से ही लाइव कर रहे हैं और मेरा मानना ये था कि जरा स्थितियां थोड़ी सी साफ हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, दिशा तय हो जाए तो उसके बाद ही दर्शकों के बीच में पहुंचा जाए। जो इस समय की सूचनाएं हैं, जानकारी हैं, उनको लेकर के। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं कि इस समय स्थिति क्या है। सीधे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ही चलते हैं। 243 का सदन है बिहार का। भारतीय जनता पार्टी को अब तक 83 सीटों पर बढ़त है। जेडीयू को 79 पर बढ़त है और कुल मिलाकर के इनके सहयोगियों की भी सीटें देख लें तो एलजेपी को 23 सीटों पर, जो अन्य हैं उनको 7 पर, कुल मिलाकर के 193 सीटों पर आगे चल रहा है मोदी और नीतीश का एनडीए गठबंधन 193 सीट्स पर। और 193 सीट जब हम कह रहे हैं तो पिछले यानी 2020 के जो नतीजे थे उनमें 71 सीटें और इनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां तक ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन का सवाल है, वो 46 पर अटक करके रह गया है। 46 सीटों पर वो दिखाई दे रहा है। 33 सीटों पर आरजेडी बढ़त बनाए हुए है। केवल 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, वीआईपी का यानी मुकेश सहनी का खाता नहीं खुला है और 7 अन्य जो इनके दूसरे घटक दल हैं उनके कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। 243 का सदन, 193 पर नीतीश और मोदी जी, 46 सीटों पर महागठबंधन। जो मैं लगातार कह रहा था और ये इंडिकेशन दे रहा था कि बिहार भी महाराष्ट्र की दिशा में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा था? आज जो अभी ये नतीजों में तब्दील होने वाला है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, कुछ दूसरे नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन सब का दावा ये है कि 2010 जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, 205 सीटें मिली थी गठबंधन को, इस बार उससे भी ज्यादा सीटें इस गठबंधन को बिहार में मिलने वाली हैं। हम इस पर भी आएंगे कि ये सब क्यों हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम क्या सुन रहे थे, खास तौर से जब से ये एग्जिट पोल आए थे तब से किस तरह की बातें कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि सब क्लोज फाइट होने वाली है। ये कब कहा गया? जब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए और 18 एग्जिट पोल ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को 130 से लेकर के 209 तक सीटें मिल सकती है। किसी का कहना था कि 133 मिनिमम, मैक्सिमम 150 से ऊपर। किसी का कहना था कि 180 से 209 सीटें मिल सकती हैं।
और उसके बाद जो इनके पेट का पानी ढीला होना शुरू हुआ, यानी तेजस्वी यादव की जिस तरह की धमकियां आनी शुरू हुई, उनके एक एमएलसी हैं सुनील करके, जिन्होंने कल ये धमकी दी थी कि अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा किया गया तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल की तरह लोग सड़कों पर उतर पड़ेंगे। इस तरह की लैंग्वेज। उन पर तो खैर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब उनका इंतजाम भी होगा। लेकिन तेजस्वी यादव वो क्या कर रहे थे? 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चारों में धमकी वाला अंदाज। हमारी सरकार बनेगी तो अधिकारियों को सीधा कर देंगे। इससे पहले भी लगातार ये लोग कुछ कुछ ऐसे बयान दे रहे थे। इनके समर्थक सोशल मीडिया पर उसी जंगल राज वाला जो मौसम था, वो जो टाइम था, उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ तो ऐसे गलत गाने तैयार किए गए चुनाव प्रचार के लिए, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान किया था। अब जरा इस पर आते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक रहे हैं कि एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है और लालू खेमे की बहुत बुरी हार होते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो जरा इस पर आ जाएं कि मैं महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहा था अपने प्रोग्राम में लगातार, के बिहार महाराष्ट्र की तर्ज पर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, तीनों दलों का जो महायुति बना हुआ था, तीनों मिलकर के 50 सीट भी हासिल नहीं कर पाए थे। और देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार यानी एनसीपी और एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना, इन तो तीनों ने मिलकर के 232 सीटें जीत ली थी। 288 का सदन है, 232 सीटें इन्होंने वहां जीत ली। वहां भी लैंड स्लाइड विक्ट्री, एक तरफा, 2/3 से भी ज्यादा बहुमत, और बिहार में भी 2/3 से अधिक जनादेश मोदी और नीतीश को मिला है। इसके मायने क्या हैं और राजनीति अब किस दिशा में बढ़ने वाली है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 पर ठिठक करके रह गई थी, यानी पूर्ण बहुमत से करीब 32 सीटें दूर। और आपको याद होगा उस दिन शाम को जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी वर्कर इकट्ठा हुए और नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, तो उनकी आंखों में एक प्रायश्चित सा था, एक सूनापन था। कहीं ना कहीं ये भाव था कि मैं देश के लिए, देशवासियों के लिए 24/7 काम कर रहा हूं और जिस समय जरूरत थी उस समय कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर पर ढील रह गई, सुस्ती रह गई। मतदाताओं में बंटवारा हो गया, कंफ्यूजन हो गया और हम उनको समझा नहीं पाए कि जो दुष्प्रचार इस समय चल रहा है या पूरे चुनावी कैंपेन में चल रहा था, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उधर तेजस्वी वगैरह के, सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो 400 पार इनको क्यों चाहिए?
और फिर देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हुई ताकतों ने इनको समझाया, राहुल गांधी वगैरह को, कि आप लोग दुष्प्रचार करना शुरू करें और लोगों को बहकाना शुरू करें कि 400 सीटें इनको इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं और आरक्षण छीनना चाहते हैं। और उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जो कोटि कोटि हिंदू एकजुट हुआ था, वो बिखर गया, उसमें फूट पड़ गई और इनकी चाल कामयाब हो गई। नतीजा ये हुआ कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और कुछ दूसरे समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती से खड़े हुए थे 2014 और 2019 में, वो छिटक गए और कुछ क्षेत्रीय दलों की तरफ चले गए, कुछ कांग्रेस की तरफ चले गए। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा की 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल गई, राजस्थान की 8 सीटें निकल गई, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 31 सीटें इंडिया अलायंस को मिल गई, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को। पश्चिम बंगाल में भी 2019 में 18 सीटें मिल गई थी, वो घट करके शायद 8 या 10 पर रह गई और ममता बनर्जी की बढ़ करके वो 27 या 29 के आसपास पहुंच गई। इसी तरीके का नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में, बल्कि बहुत भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। 64 से घट करके बीजेपी 33 सीटों पर आ गई और जो समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 में केवल 5-5 सीटों पर अटक करके रह गई थी, वो सीधे 37 सीटों पर चली गई। और जो कांग्रेस पार्टी 2019 में केवल तक सीमित हो गई थी, अमेठी भी राहुल गांधी हार गए थे स्मृति ईरानी के सामने, वो 6 सीटें जीत गई। तो ये केवल नरेंद्र मोदी के लिए या अमित शाह के लिए झटका नहीं था, ये सारे उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका था। और उसके बाद आप ये देखें कि 5 राज्यों के चुनाव हुए थे बिहार से पहले, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, और इनमें से 3 में लोगों ने लगभग एक तरफा जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को। 3 राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो गठबंधन है, एनडीए है, उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो दर्ज कर ली है। अंतिम नतीजा जब आएगा तो हम देखेंगे कि ये जो अभी 190 सीटों पर दिखाई दे रहा है ये गठबंधन 243 के सदन में, ये 200 से ऊपर भी जा सकता है। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन अभी 49 सीटों पर, 50 भी नहीं, 49 सीटों पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो छठ पूजा को ड्रामा बता रहे थे राहुल गांधी, उनकी पार्टी को केवल 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, बढ़त है। और आरजेडी जो 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी 77 सीटें लेकर के, वो 35 सीटों पर लटकती हुई दिखाई दे रही है। मुकेश सैनी की पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, ये भी रहेगी कि नहीं कह नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? एक तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को झटका लगा,
उसने उनके समर्थक मतदाताओं को एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया था। उनको झटका लगा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीजेपी को पूर्ण बहुमत बनता ही था। 303 नहीं आती, 275 आ जाती, 280 आ जाती, 290 आ जाती। लेकिन वो कमजोर कहलाए गए, प्रचारित किए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कह दिया था जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी तीसरी बार, कि ये तो रेत की दीवार की तरह सरकार है, कभी भी बिखर जाएगी, कभी भी गिर जाएगी। अल्पमत सरकार बताया था इनको। लेकिन उसी अल्पमत सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल वक्फ संशोधन बिल पारित करवा के दिखाया, बल्कि जब पहलगाम में आतंकी वारदात हुई, जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, उसके बाद 4 दिन की कार्रवाई में पाकिस्तान को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। और इन्हीं, जिनको 240 सीटों वाला प्रधानमंत्री कहा जा रहा था, इन्हीं प्रधानमंत्री ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब अपनी तरफ से वो घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं अगले साल के शुरू में नई दिल्ली की यात्रा करूंगा। क्या जरूरत है नई दिल्ली की यात्रा करने की, अगर भारत एक डेड इकोनॉमी है तो। लेकिन उनके भी दिमाग ठिकाने पर आ गए। लोग ये सब चीजें देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लालू जी का जंगल राज था और जिस तरीके से इनका पूरा परिवार अभी भी अदालतों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है, अकेले चारा घोटाले का मामला नहीं, चारा घोटाले के तो 4 केसों में उनको सजा हो चुकी है। रेलवे मंत्री रहते हुए और 2 अलग-अलग कालखंड में मंत्री रहते हुए इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, उसमें इनका पूरा परिवार ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये जो तेजस्वी कह रहे थे ना कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे किसी एक सदस्य को, ये हमारी गारंटी है। सरकार बनने के 20 दिन के भीतर कानून बनाएंगे और 20 महीने के भीतर पूरे बिहार के एक-एक घर के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या? पूरी दुनिया में विकसित से विकसित राष्ट्र के किसी प्रांत की सरकार आज तक हर घर को नौकरी नहीं दे पाई, और ये बिहार में हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो क्या लोगों को इतना बेवकूफ समझ रखा था इन्होंने? फिर इन्होंने एक और दांव चला, क्योंकि नीतीश और मोदी सरकार ने चुनाव से कुछ समय पहले स्वरोजगार करने के लिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है इस चुनाव में। महिलाएं एक तरीके से मोदी और नीतीश की मुरीद दिखाई दी। तो तेजस्वी यादव को लगा कि इन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं, क्या हुआ अगर अकाउंट में पहुंच गए हैं, हम ऐलान कर देते हैं कि 14 जनवरी को हर महिला के खाते में हम 30,000 रुपए डालेंगे। लेकिन ये दांव भी नहीं चला और सरकारी नौकरी का दांव भी नहीं चला। और क्यों नहीं चले? क्योंकि इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि जीरो इनकी विश्वसनीयता है, जीरो। और जिस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे थे ये भी और राहुल गांधी भी, और राहुल गांधी ने इस महागठबंधन को नॉन सीरियस महागठबंधन में तब्दील कर दिया। 16-17 दिन के लिए वोट अधिकार यात्रा पर निकले थे। उस समय एसआईआर का विरोध भी कर रहे थे और वोट चोरी की बात भी कर रहे थे। और जब वोट चोरी की बात कर रहे थे
तो लोगों के दिमाग में चारा चोरी अपने आप ही चिपक गई उनके दिमाग में कि ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं या तो चारा चोरी में सजा हुई पड़ी है लालू यादव को। तो वो इनके खिलाफ गया। वो 16-17 दिन की यात्रा करके फिर मलेशिया छुट्टी मनाने निकल गए। वहां से लौटे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए फिर लैटिन अमेरिका के 3 देशों की यात्रा पर निकल गए। वहां 3-4 दिन तक कैमरों पर दिखाई दिए, उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। 10-12 दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ है। उसके बाद यहाँ लौटे तो चंडीगढ़ एक दलित आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, उनके यहाँ चले गए। फिर हरिओम वाल्मीकि के यहाँ चले गए। फिर एक सिंगर के मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए असम चले गए। तब तक महागठबंधन के दलों में सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ था। ये तक पता नहीं था कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और नॉमिनेशन के लिए केवल 36 घंटे बचे हुए थे जब ये दिल्ली में प्रकट हुए कि अब जरा बात कर ले। और उसके बाद फिर बात चूंकि इतनी बिगड़ चुकी थी कि लालू का कुनबा पूरा गाल फुलाए बैठा था राहुल गांधी की नॉन सीरियसनेस को लेकर के, तो फिर अशोक गहलोत को उनको मनाने के लिए भेजा गया। कृष्णा अल्लावरू को वहां से प्रभारी पद से हटा दिया गया। यानी गलती अपनी है, खामी अपनी है, लापरवाही अपनी है। मटर गश्ती खुद राहुल गांधी करते हैं चुनाव के दौरान, और जब ये मसले सुलझाने होते हैं बातचीत से, अमित शाह भी बुला करके बात कर ही रहे थे ना। कुशवाहा से अलग से बात की, चिराग पासवान से अलग बात की, जीतन मांझी से अलग से बात की, नीतीश बाबू से बात करने के लिए कुछ सीटों पर मामला अटका हुआ था। खुद एक अन्य मार्ग पटना पहुंच गए, 1.5-2 घंटा बैठ करके चर्चा की, वहां पर रणनीति तैयार की। लेकिन राहुल गांधी लैटिन अमेरिका के देशों की यात्रा पर थे, इंटरनेशनल लीडर हैं और हाई कमांड बने रहते हैं। तो नतीजा क्या है इस हाई कमांड का? पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 19 सीटें जीते थे। बिहार की बात कर रहा हूं। इस बार करीब 64 सीटों पर चुनाव लड़े और 6 सीटों पर अटके हुए हैं। मछली पकड़ रहे थे तालाब में डुबकी लगा करके। कितने नॉन सीरियस हैं ये मतदाताओं को बता देते हैं। और छठ मैया की पूजा को ड्रामा बता रहे थे, हमला कर रहे थे नरेंद्र मोदी पर। और एक ऐसा त्योहार जो अब केवल बिहार की सीमा सरहदों तक सीमित नहीं रह गया है, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगहों पर जहां भी बिहारी रहते हैं वहां बहुत जोर शोर से और पूरे श्रद्धा भाव से, आस्था के भाव से इसको मनाया जाता है। और ये इसको ड्रामा बताएं तो फिर यही होगा जो दिखाई दे रहा है। 243 के सदन में केवल 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। 4 बजे एक पैनल के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसमें भाऊ तोरसेकर भी होंगे, अभिषेक तिवारी भी होंगे, धीरेन्द्र पुंडीर भी होंगे, एकलव्य सिंह भी होंगे। अभी जो ताजा स्थिति है बस उस पर मैं आपको एक अपडेट देने के लिए यहां उपस्थित हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। बिहार की इस जीत के मायने क्या हैं ये समझने की जरूरत है। इंडी अलायंस इसके बाद पूरी तरीके से, अगर कहीं है, पूरी तरीके से बिखरने वाला है। कांग्रेस और राहुल गांधी की जो इस समय नीति है, अलग अलग राज्यों में सहयोगियों का बेड़ा गर्क करो तब कांग्रेस रिवाइव होगी, इस नीति पर वो चल निकले हैं। बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगला नंबर अखिलेश यादव का है उत्तर प्रदेश में। अगर वो नहीं संभले
तो उनका भी यही हाल होना है जो तेजस्वी का हुआ है। इस मामले में कम से कम ममता बनर्जी बहुत चौकस है, होशियार है, लाठी लिए खड़ी है। ना कांग्रेस को घुसने देती है वहां पर, ना वामपंथियों को घुसने देती है। यानी 1 to 1 भारतीय जनता पार्टी से वो अपनी लड़ाई रखती है। इसलिए पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत भी लिया था। तो ये राहुल गांधी जो है एक तरीके से आत्मघाती दस्ते जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस को तो उड़ा ही ले रहे हैं, साथ में अपने आस पड़ोस में जितने भी सहयोगी दल हैं उनको भी खत्म कर रहे हैं। दिल्ली में आपने देख लिया अरविंद केजरीवाल। इससे पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल इसीलिए जीत गए थे और बीजेपी हार गई थी क्योंकि राहुल गांधी बैक कर गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ था। राहुल गांधी और वामपंथी बैक कर गए थे, इसलिए दोनों शून्य पर आ गए थे। लेकिन अब राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने फैसला किया कि अगर हम खत्म हो रहे हैं तो दूसरों को भी लेकर के डूबेंगे। वो तालाब में केवल राहुल गांधी अकेले डुबकी नहीं लगा रहे थे, साथ में आरजेडी को भी डुबो रहे थे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।